नमस्कार। आज बात होगी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिनकी कहानी दिखाती है कि असली ताकत कद में नहीं बल्कि इरादों में होती है। तो चलिए समझते हैं इस महान नेता के जीवन और उनकी विरासत को। और देखिए, उन्होंने खुद अपने बारे में ये कहा था, ये सवाल ही तो सब कुछ है ना? कि आखिर कैसे एक इतना विनम्र, इतना शांत दिखने वाला इंसान भारत के सबसे मजबूत और असरदार नेताओं में से एक बन गया। क्या था उनकी इस अंदरूनी ताकत का राज? तो आज हम उनके सफर को कुछ इस तरह से देखेंगे। हम बात करेंगे उनके शुरुआती दिनों की, उनके सिद्धांतों की, उनके कुछ बड़े फैसलों की, और आखिर में समझेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है। तो पहला पड़ाव है विनम्र डायनमो। देखिए, उन्हें अक्सर छोटा डायनमो कहा जाता था, और ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है। बाहर से देखने में एकदम शांत, सरल, लेकिन अंदर एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा थी जो पूरे देश की दिशा बदल सकती थी। तो सवाल ये है कि ये ऊर्जा, ये सिद्धांत, ये आए कहाँ से? इसका जवाब मिलता है उनके शुरुआती जीवन में, उन मुश्किलों में जिन्होंने उनके किरदार को गढ़ा और उन उसूलों को बनाया जो जिंदगी भर उनके साथ रहे। देखिए, उनका जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ, और जब वो सिर्फ 1.5 साल के थे तो उनके पिता का साया सर से उठ गया। गरीबी और मुश्किलों को उन्होंने बहुत बहुत करीब से देखा था, लेकिन शायद इन्हीं मुश्किलों ने उनके अंदर एक आग जलाई। महज 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, और फिर कई साल जेल में भी बिताए। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे अनुभव बेकार नहीं गए। ये उनके राजनीतिक जीवन की बुनियाद बन गए। क्योंकि उन्होंने खुद गरीबी झेली थी, इसलिए वो गरीबों और किसानों का दर्द समझते थे। और आज़ादी की लड़ाई ने उन्हें सिखाया अनुशासन, ईमानदारी और देश के लिए सब कुछ करने का जज्बा। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो उन्हें सबसे अलग बनाती है, जवाबदेही। उन्होंने अपने उसूलों को सिर्फ बातों तक नहीं रखा, बल्कि उन्हें अमल में लाया। उन्होंने ये साबित किया कि लीडरशिप का मतलब कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी होती है। और इसकी झलक तो उनके शुरुआती दिनों में ही मिल गई थी, जब बतौर मंत्री उन्होंने बसों में महिला कंडक्टरों को भर्ती करने जैसा बड़ा कदम उठाया, या फिर भीड़ पर लाठी की जगह पानी की बौछारें इस्तेमाल करने का आदेश दिया। सोचिए कितनी दूर की सोच थी। लेकिन जो सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने पेश किया वो था उनका इस्तीफा। सोचिए, 1956 में एक बहुत बड़ा रेल हादसा होता है, 140 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। बतौर रेल मंत्री शास्त्री जी सामने आते हैं और कहते हैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी मेरी है, और वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। भारतीय राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की, एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया जो आज भी याद किया जाता है। तो 1964 में नेहरू जी के बाद शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल भले ही सिर्फ 1.5 साल का रहा हो, लेकिन ये वो दौर था जब भारत एक के बाद एक बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा था। और ये मुश्किलें कोई छोटी मोटी नहीं थी। एक तरफ देश में अनाज की जबरदस्त किल्लत थी, हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ रहा था। दूसरी तरफ सरहद पर पाकिस्तान से जंग का खतरा मंडरा रहा था। इन दो बड़ी चुनौतियों के जवाब में शास्त्री जी ने देश को एक नारा नहीं, एक मंत्र दिया, जय जवान जय किसान। तो पहले बात करते हैं खाने के संकट की। शास्त्री जी ने क्या किया? कोई सख्त कानून नहीं बनाया, कोई ऑर्डर पास नहीं किया, नहीं। उन्होंने सीधा देश के लोगों से बात की। एक बहुत ही सीधी, बहुत ही दिल से की हुई अपील कि क्या हम सब मिलकर हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ सकते हैं? और ये सिर्फ एक अपील नहीं थी, ये लीडरशिप थी। देश से ये कहने से पहले उन्होंने इसे अपने घर पर लागू किया। सबसे पहले उनके परिवार ने एक वक्त का खाना छोड़ा। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि ये मुमकिन है, तब उन्होंने देश से कहा, और इसका असर जबरदस्त हुआ। लोगों ने उनकी ईमानदारी को देखा और पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। सोमवार की शाम को रेस्टोरेंट तक बंद होने लगे। इसे शास्त्री व्रत कहा जाने लगा। पर ये जो व्रत था, ये तो सिर्फ एक फौरी हल था। शास्त्री जी की नज़र भविष्य पर थी। वो देश को हमेशा के लिए आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। और यहीं से शुरुआत हुई दो बड़ी क्रांतियों की। उन्होंने वर्गीज कुरियन के साथ मिलकर अमूल के मॉडल को पूरे देश में फैलाने का काम किया, जिसे हम श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और साथ ही उन्होंने बेहतर बीज और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया, जिसने हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी।
तो ये नारा जय जवान जय किसान सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पूरी सोच थी, एक फलसफा था। इसका सीधा सा मतलब था कि देश के लिए सरहद पर खड़ा जवान और खेत में काम कर रहा किसान दोनों बराबर के हीरो हैं। एक देश की रक्षा करता है तो दूसरा देश का पेट भरता है। और फिर आया 1965 का वो दौर जब पाकिस्तान ने हमला किया। दुनिया को लगा कि ये शांत सा दिखने वाला प्रधानमंत्री क्या करेगा, लेकिन तब सबने शास्त्री जी का फौलादी रूप देखा। उन्होंने सेना को खुली छूट दी और कहा, इसका मुंह तोड़ जवाब दो। भारत ने जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन जीत के बाद भी वो एक शांतिदूत बने रहे और इसी शांति की कोशिश में वो ताशकंद पहुंचे। और ताशकंद, यहीं पर कहानी एक बहुत ही दुखद और रहस्यमयी मोड़ ले लेती है। शांति समझौते पर दस्तखत होते हैं और उसके कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत की खबर आती है। लेकिन इस रहस्य के पीछे वो ईमानदारी और सेवा की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो हमेशा जिंदा रहेगी। 10 जनवरी 1966 की शाम वो पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते पर साइन करते हैं, देश के लिए एक बड़ा काम पूरा करते हैं। और उसी रात कुछ ही घंटों के अंदर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है और उनका निधन हो जाता है। ये खबर पूरे भारत के लिए एक सदमे जैसी थी। उनकी मौत कैसे हुई, इस पर आज भी कई सवाल उठते हैं। उनके शरीर का कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। परिवार ने उनके शरीर पर कुछ निशान देखने का दावा किया। इससे जुड़ी सरकारी फाइलें भी आज तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं। इन सब वजहों से कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन सरकारी तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक ही बताया गया। लेकिन उनकी मौत के रहस्य से भी कहीं बड़ी उनकी जिंदगी की विरासत है, उनकी ईमानदारी की विरासत। सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके नाम पर कोई घर नहीं था, कोई जमीन नहीं थी, बस एक पुरानी फियाट कार थी जिस पर भी बैंक का लोन बाकी था, जिसे उनकी पत्नी ने बाद में अपनी पेंशन से चुकाया। ये दिखाता है कि उनके लिए राजनीति कोई ऐशो आराम का जरिया नहीं, बल्कि देश सेवा का एक मौका थी। तो आज जब हम चारों तरफ इतना दिखावा देखते हैं, ये सवाल पूछना लाजमी है कि हम लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता से क्या सीख सकते हैं। एक ऐसा लीडर जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसके सिद्धांत थे, उसकी सादगी और उसकी ईमानदारी थी।